बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खौफनाक सिचुएशन का सामना था। गोली चलाने में जो भी पहल करता उसका अपना बचना मुहाल हो जाता कि मुखालिफ ने मरते मरते भी उसका काम तमाम कर देना था। हम नामालूम कितनी देर एक दूसरे पर असला ताने रहते कि अचानक ड्राइवर पार्टी की पुश्त की जानिब से दौड़ते कदमों की आवाज़ आई। मेरी नज़र बेख्तियार उस जानिब उठी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मैंने भागने वाले दूर से ही पहचान लिए। उनकी तादाद 3 थी और वो पुलिस वाले थे। इंडियन पुलिस से मुझे इस तेज़ी की तवक्का नहीं थी। आज दूसरी बार उनकी आमद ने मुझे शशदर कर दिया था। हैरानी के साथ साथ मैंने महसूस किया कि मेरे लिए खतरा कई गुना बढ़ गया है। इससे पहले कि मैं ड्राइवर पार्टी को इस खतरे से आगाह करता, बिल्ले ने भी पीछे मुड़कर आने वालों को देख लिया। उसके साथ ही उसके मुंह से हरासा आवाज बरामद हुई, मारे गए बॉस। ये तो अचानक पुलिस वालों ने हवाई फायर किया और बिल्ले की बात उसके मुंह में ही रह गई। भागो, खतरा भांपते ही ड्राइवर चीखा। इन दोनों के हरकत करने से पहले ही मैं ये रिस्क ले चुका था। अलबत्ता हिफ्ज़े मा तक़द्दम के तौर पर मैंने मुड़ने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी और इसी तरह उल्टे कदमों भागते हुए वहां से दूर जाने लगा। मगर जैसे ही ड्राइवर ने भागों का नारा बुलंद किया, मैं पीछे मुड़कर पूरी रफ्तार से भागा। यूं भी स्पोर्ट्स शूज़ मुझे भागने में मदद दे रहे थे। भागते हुए मैंने पिस्तौल कोट की जेब में मुंतकिल कर दिया था। मोड़ मुड़ते ही मैं पुलिस वालों और ड्राइवर वगैरह की नज़रों से ओझल हो गया। पुलिस वालों के ललकारने की आवाज़ें तवातर से मेरे कानों में आ रही थीं। मैंने अपनी दाईं तरफ की दीवार की जानिब निगाह दौड़ाई। दीवार की ऊंचाई 8 फुट के करीब थी। बिजली की सी तेजी से उछलते हुए मैं दीवार पर चढ़ा और इसी तेजी से दूसरी जानिब उतर गया। ये मोड़ के साथ पहला मकान था। मैं ड्राइवर पार्टी के मोड़ मुड़ने से पहले दूसरी जानिब उतर गया था। नीचे उतरते वक्त मैंने ये एहतियात बरती कि दीवार से लटक कर पंजों के बल नीचे कूदता ताकि कोई आवाज़ पैदा ना होने पाए। सर्दी जोबन पर थी और बंद कमरों में रजाइयां ओढ़े लोग बेफिक्री से सो रहे थे। इस शोर शराबे की आवाज़ शायद ही उनके कानों तक पहुंच पाती। अलबत्ता इस मकान में घुसने से पहले एक खौफ मेरे जहन में ज़रूर जागुज़ीन हुआ कि कहीं घर में कुत्ता वगैरह ना हो। कुत्ते की मौजूदगी मेरा भांडा फोड़ देती और फिर वो घर मेरे लिए चूहेदान साबित होता। लेकिन खुशकिस्मती से मैं इस खतरे से बच निकला। घर के अंदर घुसने का रिस्क भी मैंने इसलिए लिया था कि पुलिस से आगे मुठभेड़ होने का खतरा भी मौजूद था। अरे बॉस, वो पंछी किधर उड़ गया? मुझे बिल्ले की आवाज़ सुनाई दी। भाड़ में जाए, ड्राइवर की झुलाहट भरी आवाज़ उभरी और इसके साथ ही उनके दौड़ते कदमों की आवाज़ दूर जाती सुनाई दी। लम्हा भर बाद ही पुलिस वाले वहां से ललकारते हुए गुजरे। इस असना में मैंने वहां से हरकत नहीं की थी और अपनी चढ़ी हुई सांसों को हमवार करने की कोशिश करता रहा। यकदम दौड़ लगाने की वजह से मेरा सांस बुरी तरह फूल गया था। अगर ज़्यादा फासले तक मुझे भागना होता तो मेरी सांसें दौड़ते दौड़ते ही हमवार हो गई होती। पुलिस वालों के कदमों की आवाज़ जैसे ही मद्धम हुई, मैं मकान की तरफ मतवज्जा हो गया। वो एक दरमियाने साइज का छोटा सा मकान था। सामने 3 छोटे कमरे, उनके आगे बरामदा, दाएं बाएं किचन और बाथरूम था। गली की साइड पर भी दीवार के साथ एक अकलौता कमरा दिखाई दिया, जिस तरह हमारे यहाँ बैठक वगैरह के लिए बनाते हैं। इसका मकसद भी शायद कुछ इस तरह का हो। एक सरसरी जायजा लेकर मैं इस अकलौते कमरे की तरफ बढ़ा। मेरे गुमान के मुवाफिक दरवाजे की कुंडी बाहर से लगी हुई थी। मैंने आहिस्ता से कुंडी खोली और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर कुप अंधेरा था। अपने पीछे दरवाजे को भेड़कर मैं बिजली के बोर्ड की तलाश में दरवाजे के दाएं जानिब हो गया, मगर अंधेरे में दीवार पर हाथ फेरने के बावजूद मुझे बोर्ड ना मिला। मैं दूसरी जानिब बढ़ा और बोर्ड तलाश करके उसके ऊपर मौजूद बटनों को यके बाद दीगरे ऑन करता गया। जैसे ही लाइट जली, मैंने एक लहजे के लिए कमरे का जायजा लिया और दोबारा लाइट ऑफ कर दी। कमरे के अंदर 3 चारपाइयाँ दीवारों के साथ सलीके से बिछी हुई थीं और उनके ऊपर मुनक्किश चादरें और तकिए पड़े हुए थे। अलबत्ता हमारे इलाके की बैठक के बरक्स गली की सिमत इसका कोई दूसरा दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा था। मैं अंदाजे से चलकर एक चारपाई पर नीम दराज होकर सुबह का इंतज़ार करने लगा। अंदरूनी कमरों का रुख मैंने इसलिए नहीं किया था कि लामहल्ला
सोने वालों ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा होगा और रात गए वो बगैर तस्दीक के कभी भी दरवाज़ा ना खोलते। उल्टा शक पड़ने पर वो शोर मचाकर मोहल्ले वालों को मुतवज्जा कर देते या टेलीफोन की सहूलत मुयस्सर होने की सूरत में पुलिस को भी आगाह कर देते। खाना खाए मुझे काफ़ी देर हो गई थी और भूख काफ़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने किचन का रुख करने के बजाय इसे सुबह पर उठा रखा। चंद घंटे भूख बर्दाश्त करना दुश्वार नहीं था कि हम पाकिस्तानी गुरीले अपनी ट्रेनिंग की बदौलत कई कई दिन भूखे प्यासे गुजार सकते हैं। सुबह होने तक मेरी सोचों का धारा मुख्तलिफ सिमतों में बहता रहा। कभी घर की याद और कभी मौजूदा सूरत हाल के बारे में सोचता रहा। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। लड़ाई झगड़ा और मार कुटाई कभी भी मुझे महबूब नहीं रहे। गंडापुर होने के बावजूद मुझे खूनख्वारी पसंद नहीं थी और हद्दुल वसा में कत्लो गारत से परहेज करता था, लेकिन इंडिया आमद के बाद हालात ने मेरी अमन पसंदी की खूब बदल दी थी। यहाँ तक कि कई आदमी मेरे हाथों कत्ल हो चुके थे। बिलाशुबा वो काफिर थे और उनको कत्ल करने का मुहर्रक भी हालात थे, लेकिन फिर भी किसी के खून से हाथ रंगने का एहसास मेरे अंदर जागुज़ीन रहा। यूं भी कत्लो गारत का जो सिलसिला शुरू हो चुका था, उसके रुकने के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। अगर मैं खैरियत के साथ पाकिस्तान पहुंच जाता तो वहां भी हालात कोई बेहतर नहीं लग रहे थे। सुबह की अजानों और मुख्तलिफ घरों से उठती हुई भजन की आवाज़ों के साथ मुझे अंदरूनी कमरों की जानिब से खटपट की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मैंने दरवाजे के करीब पहुंचकर झरी से झांका तो एक नूरानी चेहरे वाला शख्स बाथरूम के दरवाजे से निकलता दिखाई दिया। दोनों आस्तीनें उसने कोहनियों तक ओढ़ी हुई थीं, जिनसे पानी टपक रहा था, जो लामहला वजू का पानी था। मेरा दिल अजीब तरह की खुशी से भर गया। इसका मतलब है अनजाने में मैंने किसी मुस्लिम घराने में पनाह ले ली है। मैं खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाया। बुजुर्ग सूरत शख्स बाथरूम से निकलकर बगली कमरे में घुस गया और फिर थोड़ी देर बाद सर पर सफ़ेद टोपी रखे वो बैरूनी दरवाजे की तरफ आता दिखाई दिया। मैं आहिस्ता से पीछे हटा और फिर चारपाई पर आकर बैठ गया। अभी मुझे बाबा की वापसी का इंतज़ार करना था। उसकी गैर मौजूदगी में घर के अंदर घुसना मुझे नामुनासिब लग रहा था। आधे घंटे इंतज़ार के बाद मुझे बैरूनी दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे की झरी से झांका तो वो बाबा ही था। हाथ में तस्बीह पकड़े वो आहिस्ता रवि से चलता हुआ बरामदे की सिमत बढ़ता दिखाई दिया। बाबा जी बात सुने, मैं आहिस्ता से बोला। वो ठठक कर रुक गया और हैरानी से दाएं बाएं देखने लगा। मैं इधर हूँ बुजुर्गो, मैंने दरवाज़ा हल्के से बजाकर कहा। इस दफ़ा उसने मुझे देख लिया और चेहरे पर हैरानी के तासुरात सजाए वो कमरे की जानिब बढ़ आया। उसके कमरे में दाखिल होने से पहले मैंने दरवाज़ा खोलकर लाइट जलाई, जिससे कमरे में छाया हल्का अंधेरा रोशनी में बदल गया। अस्सलाम वालेकुम। उसके कमरे में दाखिल होते ही मैंने सलाम करने में पहल की। वालेकुम अस्सलाम, वो आजिज़ी से बोला। बैठें, आप गालिबन इकबाल मियाँ के मेहमान हैं। नहीं बुजुर्गवार, मैंने नफ़ी में सर हिलाकर कहा। मैं ज़बरदस्ती का मेहमान हूँ। क्या मतलब? वो हैरानी से बोला। मतलब ये कि गुज़श्ता शब अपनी जान बचाने के लिए मैं आपके घर घुसा था। किससे? पुलिस से? या? उसने पूछा। पुलिस से भी और मुजरमों से भी। मैंने अपनी बात की वजाहत की। बरखुरदार, ये घर मुजरमों को पनाह देने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उसने कहा, अलबत्ता आपके मुसलमान होने के नाते मैं इतना कर सकता हूँ कि आपको नाश्ता कराकर यहाँ से रुखसत कर दूँ और पुलिस को भी इतला ना दूँ। इसके साथ अगर आप मुझ पर एक और मेहरबानी करें कि मेरी कहानी सुन लें तो कैसा रहेगा? कहानी? उसने बायां हाथ उठाकर अपनी धंसती घड़ी पर टाइम देखा और फिर एक लहजा सोचकर बोला, चलो सुना दो। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है। उसकी तरफ से इजाज़त पाकर मैंने अपनी आप बीती शुरू की और पाकिस्तान का लफ्ज़ सुनते ही वो संभल कर बैठ गया। मैंने भी अपने गांव के वाक़यात से शुरू करके शुमाली इलाका जात, खत का मिलना, भगोड़ा होना, फिर गिरफ्तारी और फरार तक की तमाम कहानी उसके गोश गुजार कर दी। इस दौरान वो खामोशी से बैठकर मेरी तरफ मुतवज्जा रहा। तुम्हारा नाम उमर जान है? मेरे खामोश होते ही उसने पूछा। जी, मैंने इस बात में सर हिलाकर कहा। आपने गालिबन? हाँ, आप सही समझे। वो कता कलामी करते हुए बोला।
पिछले चंद दिन से अखबारात में आपके मुतल्लिक बड़ी गर्म खबरें शाया हो रही हैं। बस ये तो ज़रा नवाजी है इंडिया वालों की कि मुझे तखरीबकार, दहशतगर्द और पता नहीं क्या क्या बना दिया। अब तुम्हारा क्या इरादा है? उसके लहजे में अपनायत थी। और मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप मेरी क्या खिदमत कर सकते हैं? मैं भी बगैर तकल्लुफ़ के बोला। बेटा, बात यह है कि पहले मुजरिम समझ के मैं तुम्हें यहाँ से जाने के बारे में कह चुका हूँ और इस बात पर मैं शर्मिंदा भी नहीं हूँ, क्योंकि ये घर वाकई मुजरिमों को पनाह देने से कासिर है। अलबत्ता तुम्हारी बेगुनाही इस बात की अक्कास है कि मैं हद्दुल वसा तेरी मदद करूँ। और जहाँ तक ताल्लुक़ है तुम्हारे काम आने का, तो तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए हो वो मुझसे ले सकते हो, या पनाह चाहिए तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। जितना अरसा यहाँ चाहो रह सकते हो। इसके अलावा अगर तुम ये कहो कि मैं तुम्हें सरहद पार करा दूं तो माफ़ करना बेटा, ये मेरे बस से बाहर है। मेहरबानी चचा जान, बस मुझे आज का दिन ही यहाँ गुजारना है। शाम तक शायद मैं यहाँ से निकल जाऊँ। आपने इतना करना है कि दिल्ली से बम्बई जाने वाले किसी ऐसे रास्ते की मेरी रहनुमाई कर देना जिस पर मेरे लिए ख़तरा कम हो। इस बारे में भी मैं माजरत ख्वाह हूँ। वो साफ गोई से बोला, मुझे दिल्ली से बम्बई जाने वाले किसी भी ऐसे रास्ते के मुतल्लिक मालूमात नहीं है जिस पर सफ़र करके आपकी पुलिस से मुठभेड़ ना हो। अच्छा, फिर नाश्ता ही करा दें? मैं मुस्कुराता हुआ बोला। नहीं, उसने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया। पहले आप उठें, गर्म पानी से गुस्ल करें, कपड़े बदली करें, इसके बाद नाश्ता मिलेगा। जैसे आपकी मर्ज़ी चचा जान। मैं फ़ौरन इससे मुत्तफिक हो गया कि मेरा अपना जी नहाने को कर रहा था। चलो, वो उठता हुआ बोला और मैं भी बेसाख्ता उसके साथ खड़ा हो गया। सूरज तलू हो चुका था। घर के सहन में हल्की पीली धूप फैली हुई थी। बरामदे में एक दरमियाने कद का जवान खड़ा था जिसका तारुफ इस बुजुर्ग ने इकबाल के नाम से कराया। उसका अपना नाम अब्दुल मन्नान था। उसकी बीवी अरसा हुआ फौत हो चुकी थी, जबकि औलाद में एक इकबाल और एक इससे छोटी बहन रुकैया शामिल थे और दोनों शादीशुदा थे। इकबाल खुद एक छोटे से बच्चे बिलाल का बाप था। उसकी बीवी मारिया एक कबूल सूरत घरेलू खातून थीं। वो खुद एक दफ्तर में क्लर्क था, जबकि अब्दुल मन्नान का अपना एक जनरल स्टोर भी था। उनकी गुज़र-औक़ात बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी। नीम गर्म पानी से नहाकर मेरी सुस्ती दूर हो गई। लिबास के नाम पर मेरे हवाले एक चादर और कमीज़ की गई कि इकबाल और अब्दुल मन्नान दोनों की शलवारें मेरे नाप से छोटी थीं। कमीज़ का अलबत्ता कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। वो लिबास ज़ेब तन करके मैं खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। मेरे बाथरूम से बाहर आते ही मारिया यानी इकबाल की बीवी बाथरूम में घुसकर मेरे कपड़ों की धुलाई करने लग गई। वो दोनों बाप बेटा नाश्ते पर बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। नाश्ते में सब्ज़ी के पराठे, ऑमलेट, दूध, दही वगैरह शामिल थे। नहाने से मेरी भूख मज़ीद चमक उठी थी और मैंने नाश्ते के साथ खूब इंसाफ किया। अच्छा उमर भाई, मैं तो दफ्तर चला। नाश्ते पर छाई खामोशी को तोड़ते हुए इकबाल बोला। वापसी पर इंशाल्लाह आपसे गपशप होगी। ज़रूर, मैं उससे हाथ मिलाता हुआ बोला, और अगर हो सके तो वापसी पर 2-3 अखबार लेते आना। अखबार तो अभी लो, वो मुस्कुराता हुआ बोला। इस घर में बाकायदगी से अखबार भी नहीं होती है। अबू जान तो अखबार पढ़े बगैर स्टोर नहीं खोलते। ये तो आज आपकी आमद की वजह ने उन्हें इस शुगल से बाज रखा। इसके बाद वो कमरे से 2 ताज़ा अखबार निकाल लाया जो लाजमन अखबार फरोश सुबह सवेरे इनके घर फेंक गया था। इकबाल तो अखबार देकर दफ्तर चला गया और हम दोनों अखबार पढ़ने में मशगूल हो गए। मुझे सिर्फ अपने बारे छपी हुई खबर पढ़ने से दिलचस्पी थी और इसके लिए मुझे अखबार खंगालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फ्रंट पेज पर ही मेरी 2 तस्वीर जगमगा रही थीं, जिनमें एक तस्वीर दाढ़ी वाली और दूसरी बगैर दाढ़ी के थी। नीचे पुराने झूठ सच के साथ नई तफसीलात भी दर्ज हुई थीं। दिल्ली मेरठ रोड पर मेरे हाथ से कत्ल होने वाले उठाई गिरे के अलावा भी दिल्ली में होने वाले चंद कत्ल मेरे नाम से मंसूब किए गए थे। रोड वाले कत्ल का सेहरा भी मेरे सर ही इसलिए बांधा गया था कि उसके साथी को मैं बेहोश छोड़ आया था, जो बाद में पुलिस के हाथ चढ़ गया, जिससे मेरा दिल्ली में वारद होना राज ना रह सका। टैक्सी ड्राइवर और बिल्ला नामी शख्स भी पुलिस की गिरफ्त से ना बच सके थे। उनकी गिरफ्तारी का सारा क्रेडिट एक मुसलमान इंस्पेक्टर को जाता था, जिसने जान पर खेलकर उन दोनों को गिरफ्तार किया।
उन दोनों ने अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए सारा इल्ज़ाम मेरे साथ धर दिया कि किस तरह मैंने उनसे टैक्सी छीनने की कोशिश की थी, जो पुलिस की मुदाखलत से नाकाम हो गई थी। उनके इस बयान पर पुलिस ने भी अपनी अज़ली बेहिसी का सबूत दिया था, वरना उनसे सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाता कि अगर वो बेकसूर थे तो पुलिस को देखकर भागे क्यों थे। बहरहाल मैंने ज़्यादा देर इस बात पर सर न खपाया और अब्दुल मन्नान से दूसरा अखबार लेकर पढ़ने लगा। इसमें भी कमोबेश पहले अखबार वाला किस्सा कहानी दोहराई गई थी। अलबत्ता अब्दुल मन्नान के मोहल्ले में मेरी रुपोशी को बुनियाद बनाकर लिखा था कि मैं अभी तक इसी मोहल्ले में हो सकता हूँ, और पुलिस को सारे मोहल्ले का घेराव करके घर घर की तलाशी लेने का मशवरा दिया गया था। ये खबर अब्दुल मन्नान भी पढ़ चुका था, लेकिन उसने इस पर किसी किस्म का तबसरा करने से गुरेज किया था। चचा जान, अगर इजाज़त हो तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। अखबार से फारग होते ही मैं अब्दुल मन्नान से मुखातिब हुआ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, वो पुरखुलूस लहजे में बोला। मारिया बेटी ने तुम्हारे लिए बैठक में बिस्तर लगा दिया है और मैं बैठक में आकर सो गया। सारी रात की थकन और फिर पेट भरने के बाद नींद की मेहरबान देवी ने मुझे अपनी आगोश में लेने के लिए देर न लगाई। मैं काफ़ी देर सोता रहा। दिन का खाना भी इस नींद की नज़र हो गया। दोपहर को दफ्तर से वापस आकर इकबाल ने मुझे उठाया। इस वक्त तक मेरी नींद पूरी हो चुकी थी और मैं अपने आप को नहायत चाको चौबंद और तरोताज़ा महसूस कर रहा था। उमर भाई, आप तो घोड़े बेचकर सो रहे हैं और शहर में सारे महकमे आपकी तलाश में सरगर्दा हैं। ये कोई आज की बात तो नहीं है, मैं अंगड़ाई लेकर उठता हुआ बोला। जब से मेरे कदम यहाँ पड़े हैं, यहाँ के लोग मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो गए हैं। वाकई तुम्हारी बात सही है, इकबाल हंसकर बोला। बहरहाल उठो, गुस्ल कर लो, इसके बाद चाय पियेंगे। खाने का टाइम तो यूं भी गुजर गया है। और मैं सर हिलाता हुआ बाथरूम की सिमत बढ़ गया। मेरा अपना लिबास इस्त्री शुदा बाथरूम में लटका हुआ था। नहाकर मैंने अपने कपड़े पहने और बाथरूम से बाहर निकल आया। दोनों बाप बेटा चाय के बर्तन सजाए मेरे इंतज़ार में बैठे थे। चाय खामोशी से पी गई। इसके बाद अब्दुल मन्नान बोला, उमर बेटे, अब तुम्हारा क्या इरादा है? मेरा मशवरा तो ये है कि चंद हफ्ते हमारे घर ही रूपोश रहो। जैसे ही तुम्हारी तलाश की सरगर्मियां कुछ मध्यम पड़ें, तब यहाँ से चले जाना। फिलहाल तुम्हारा बाहर निकलना बहुत बड़े खतरे का बायस बन सकता है। मैं आपसे मुत्तफिक होते हुए भी यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि जब तक मुझे घर की तरफ से इत्मीनान हासिल नहीं हो जाता, मुझे चैन नहीं आ सकता। ये ना हो कि इस तेज़ी की बदौलत खुदा न ख्वास्ता हमेशा के लिए घर पहुँचने से ही रह जाओ। अब्दुल मन्नान ने कहा, इसलिए मेरा मशवरा यही है कि ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम एक हफ्ता बाहर निकलने से गुरेज करो। आपकी मेहरबानी चचा जान, लेकिन ये नामुमकिन है। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। वो बादल ना ख्वास्ता राजी होता हुआ बोला। उमर भाई, हमें अपने शहर और पाकिस्तान के बारे में कुछ बताओ ना। इकबाल ने मौजू बदला और मैं उन्हें अपने प्यारे मुल्क और शहर के बारे में तफसील से बताने लग गया। हम इसी गुफ्तगू में महव थे कि मस्जिद से मगरिब की अजानें बुलंद हुईं और दोनों बाप बेटा तो मस्जिद की सिमत रवाना हो गए और मैं वज़ू करके घर में ही नमाज पढ़ने में मशगूल हो गया। उनकी मस्जिद से वापसी पर हम तीनों ने इकट्ठे बैठकर पुरतकल्लुफ़ खाना तनावल किया। इकबाल की बीवी ने अलबत्ता हमारे साथ बैठने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी और हमारे आगे खाना चुनने के बाद वो अपने बच्चे को लेकर किचन में घुस गई थी। खाने के बाद एक मरतबा फिर चाय का दौर चला और फिर वो दोनों बाप बेटा रूटीन के मुताबिक इशा की नमाज के लिए रवाना हो गए। उनकी वापसी के बाद मैं वहाँ से कूच करने के लिए तैयार हो गया था। बेटा, कम अज़ कम आज की रात तो हमें मेज़बानी का मौका दे देते। अब्दुल मन्नान पुरखुलूस लहजे में बोला। चचा, बाखुदा मेरा एक एक लम्हा कीमती है, वरना मैं कभी भी आपकी बात ना ठुकराता। अच्छा ये रख लो, रास्ते में काम आएंगे। वो नोटों की एक गड्डी निकालकर मेरे सामने रखता हुआ बोला। रकम मेरे पास काफ़ी है, अलबत्ता आपकी निशानी के तौर पर मैं ये रख लेता हूँ। मैं नोटों की गड्डी से एक हल्की मालियत का नोट उठाते हुए जेब में रखते हुए बोला, बाकी आप रखें, मुझे ज़रूरत होती तो मैं आपसे मांगने में कतई न शर्माता। इकबाल ने पूछा, इसके अलावा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो? बहुत मेहरबानी इकबाल भाई। मैं घड़ी पर निगाह डालकर खड़ा हो गया। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। रात के 10 बजने वाले थे जब मैं उनसे रुखसत होकर
गली में निकला। रास्ते के लिए कोई हतमी लाहे अमल मैं तय नहीं कर सका था, लेकिन एक जगह पर टिककर बैठे रहने से मुसलसल हरकत में रहना ही मेरे लिए मुनासिब था। अब्दुल मन्नान के घर से मैं थोड़ा ही आगे आया हूँगा कि सामने से आता हुआ एक नौजवान मुझसे मुखातब हुआ, भाई साहब माचिस होगी? नहीं, मैं मुख्तसरन बोला। अरे अजीत, ये तू है अबे? मुझे आगे बढ़ता देखकर अचानक ही वो झपटा और इससे पहले कि मैं कुछ समझता उसने मेरे चेहरे से मफलर खींच लिया। और क्षमा चाहता हूँ महाराज। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मेरे चेहरे पर नजर डालते ही वो जल्दी से हिंदुओं के अंदाज में दोनों हाथ बांधता हुआ बोला। मैंने समझा कि अपन का बेली अजीत है। कोई बात नहीं, मैं मफलर दोबारा अपने चेहरे के गिर्द लपेट कर बोला और वहां से जाने के लिए आहिस्ता से मुड़ा और फिर एक कदम आगे बढ़ाकर यकदम पलटा तो मेरे अंदाजे के मुताबिक वो नौजवान मेरे मुड़ते ही जेब में हाथ डालकर हथियार निकाल रहा था। जैसे ही मैं पलटा वो हथियार मेरी सिमत सीधा करने ही वाला था। वो मेरी किक की रेंज में था। मैं अपने दाएं पांव पर घूमा और बाएं पांव की एड़ी की जरब उसके दाने हाथ पर मारी और पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दूर जा पड़ा। उमर जान, तेरा खेल खत्म हो चुका है और तुम चारों तरफ से घेरे में हो। इस बार वो मवालियों वाला लहजा इख्तियार करने के बजाय इंग्लिश में बोला। खेल खत्म नहीं बल्कि अभी शुरू हुआ है मिस्टर, मैं सर्द लहजे में बोला। उसके साथ ही मेरा बायां मुक्का बिजली की सी तेजी से उसके चेहरे पर पड़ा और वो उछलकर नीचे जा पड़ा। उसके उठने से पहले ही मेरे पांव की ठोकर उसके सर में लगी, जिससे उसका सर एक धमाके के साथ गली के पुख्ता फर्श से टकराया और उसने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए। मैं चंद कदम दूर गिरे हुए पिस्तौल को उठाने के लिए जैसे ही झुका, फजा में फायर की आवाज गूंजी और शू की आवाज के साथ गोली मेरे ऊपर से गुजर गई। मैंने तो आने वाले हालात से निपटने के लिए पिस्तौल उठाना चाहा था कि मेरे पास मौजूद कोबरे वाले पिस्तौल में राउंड कम थे, लेकिन इस झुकने ने मेरी जान बचा दी। पिस्तौल हाथ में पकड़ते ही मैं बजाय सीधा खड़ा होने के इसी जगह औंधे मुंह लेट गया। सामने से दो अफराद दौड़ते हुए मेरी सिमत बढ़ते चले आ रहे थे। नीचे लेटते ही मेरे हाथ में मौजूद पिस्तौल ने दो शोले उगले और वो दोनों नीचे गिर गए। मैं उछलकर खड़ा हुआ और दो फायर मजीद उन पर झोंक दिए। 30-35 गज दूर से फायर के खता होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। फायर करते ही मैं रुका नहीं, बल्कि उनके तड़पते अजसाम को फलांगते हुए आगे बढ़ता चला गया। मैं थोड़ी दूर गया हूँगा कि गली के सिरे से दो आदमी आते दिखाई दिए। मैं उन पर गोली जाया किए बगैर अपने बाएं हाथ मौजूद मोड़ मुड़ गया। 20-25 गज आगे जाकर वो गली दाएं तरफ मुड़ गई। मैं जैसे ही मोड़ मुड़ा, मुझे सामने से एक और बंदा तकरीबन दौड़ता हुआ अपनी सिमत बढ़ता नजर आया। मैंने बजाय गोली चलाने के दौड़ते दौड़ते ही उस पर छलांग लगा दी और इससे पहले कि वो हाथ में मौजूद हथियार सीधा करता, उस पर जा पड़ा। मेरे सर की जरब ने उसकी 2-3 पसलियां तो जरूर तोड़ दी थीं। उसके मुंह से एक बुलंद कराह खारिज हुई और वो मुर्गे बिस्मिल की तरह फड़कने लगा। उसके हाथ में मौजूद पिस्तौल दूर जा पड़ा था। मैंने सिर्फ एक लहजे के लिए रुककर उसके पिस्तौल से मैगजीन निकाल ली और एक मर्तबा फिर दौड़ पड़ा। मैं बुरी तरह फंस चुका था। तमाम गलियों में खुफिया एजेंसियों के एहलकार फैल चुके थे। किसी घर में घुसना भी मेरे लिए मुफीद नहीं था कि वो इलाके को घेरे में लेकर घर घर तलाशी शुरू कर देते। मुझे अब्दुल मन्नान की बात ना मानने पर अफसोस हुआ। मुझे उनकी बात मानकर ज्यादा नहीं तो 2-3 दिन जरूर इंतजार करना चाहिए था। तमाम गलियों में उन्होंने एक एक दो दो बंदे छोड़े हुए थे। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इलाके से नावाकिफियत थी। वो गलियां मुझे किसी तिलिस्मी इमारत की भूल भुलैया लग रही थी। उस वक्त रुककर कोई लाहे अमल तरतीब देना नामुमकिन था। मुझे दौड़ते भागते ही इस जाल से निकलने की कोशिश करनी थी। जारी है।